सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग जो आपका सेकंड पेपर है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसमें आप लोगों ने शिक्षण के विषय में पिछली वीडियो में सीखा था। शिक्षण किसे कहते हैं, शिक्षण की आवश्यकता क्या है और शिक्षण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और यह शिक्षकों के लिए कितना आवश्यक है। आपने ये सारी चीजें पढ़ ली थी। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे हर एक एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन आया है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में, और वो है संप्रेषण। संप्रेषण किसे कहते हैं और संप्रेषण के तत्व कौन कौन से होते हैं, संप्रेषण के घटक कौन कौन से होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। कुछ भी रटना नहीं है, सारी चीजें केवल आपको समझनी है। अगर आपने समझ लिया तो आपको कभी नहीं भूलेंगी, आपको ऑलरेडी ये दिमाग में हमेशा रहेंगी और एग्जाम में भी आपको दोबारा से इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपसे कह रही हूँ क्योंकि ये इतना इजी है, ये पूरा का पूरा ये जो संप्रेषण टॉपिक है जिसको आज यहाँ पर पूरा मैं खत्म करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, जैसे कि कक्षा में कोई टीचर आते हैं तो उन्होंने चैप्टर नंबर 1 को पढ़ाना शुरू किया, वो पढ़ाए और पढ़ा करके चले गए, तो इसे हम क्या कहेंगे? उन्होंने तो केवल अपनी बात को रखा और वो रख करके चले गए। उन्होंने ना तो बच्चों से पूछा कि बच्चों समझ में आया या नहीं, ना ही बच्चों ने कुछ उत्तर दिया उनसे, ना तो किसी बच्चे ने उठ करके क्रॉस क्वेश्चन पूछा कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। वो बस पढ़ाए और चले गए। इससे क्या हुआ? इससे कोई भी संप्रेषण नहीं हुआ। संप्रेषण की प्रक्रिया तभी होगी जब इस प्रक्रिया में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेट करना, यानी कि अपने भावों और विचारों को, अपने विषय वस्तु को आप दूसरे के समक्ष रख रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति भी उसमें इन्वॉल्व हो। यानी कि जब शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो टीचर ने तो पूरा एक चैप्टर पढ़ाया, फिर बच्चों से कहा कि जो चीजें नहीं समझ में आई है वो चीजें पूछो, फिर बच्चों ने वो चीजें पूछी, फिर टीचर ने क्या किया, उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछे ये जानने के लिए क्या सारे बच्चों को वो चैप्टर समझ में आ गया है, तो सारे के सारे बच्चों ने उसका आंसर भी किया। तो इस तरीके से जहां पर बच्चों को नहीं समझ में आया बच्चों ने वो भी पूछा। बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने इंटरेस्ट भी दिखाया कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनको वो समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो संप्रेषण की प्रक्रिया है वो पूरी हुई। पूरी तभी होगी जब जो बोलने वाला है यानी कि जो संप्रेषक है, जो सुनने वाला है यानी कि जो ग्रहण करने वाला ग्राही है, वह भी अपनी बातों को रखेगा और जो बोल रहा है वह भी अपनी बातों को रखेगा, तभी संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी होगी। अब इन दोनों के मध्य क्या होता है, क्या है आपको पता ही है कि जो शिक्षक और शिक्षार्थी होता है यानी कि टीचर और स्टूडेंट होता है, इसके बीच में क्या होता है? करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम, और ये पाठ्यक्रम ही इन दोनों को जोड़ करके रखता है। तो ये पाठ्यक्रम के बारे में, तो इन दोनों को जोड़ने का माध्यम क्या है? ये पाठ्यक्रम है, करिकुलम है। तो इस तरीके से जो दोनों के बीच का माध्यम है वो क्या है? पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों से या स्टूडेंट से जुड़ रहे हैं। तो बस कम्युनिकेशन यही है कि हम अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष रख रहे हैं और दूसरा व्यक्ति भी हमारे विचारों, हमारे भावनाओं को समझ करके उससे क्या कर रहा है, उससे प्रभावित होकर के वह भी हमसे प्रश्न पूछ रहा है, उसको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं जो हम समझा रहे हैं। यही क्या होता है? संप्रेषण होता है। देखिए, संप्रेषण का अर्थ है, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। अंग्रेजी भाषा में इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण शब्द के अंतर्गत सूचना प्रेषण किया क्रिया प्रभावी होती है, जिसका अर्थ होता है किसी विचार, संदेश अथवा वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। संप्रेषण की क्रिया भेजने वाला या प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता, प्रेषक मतलब शिक्षक और प्राप्तकर्ता मतलब जो स्टूडेंट है वो क्या है? रिसीवर है, वो संदेश को प्राप्त कर रहे हैं, के मध्य समान रूप से संचालित होती है तथा दोनों समान रूप से इस प्रक्रिया की सफलता के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब प्रक्रिया की सफलता का मतलब क्या है? संप्रेषण का प्रभावी होगा, प्रभावी तभी होगा, ऑलरेडी मैंने कहा, जब शिक्षक भी उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और बच्चे भी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। दोनों लोग एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देंगे, दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, उस पाठ्यक्रम को समझेंगे, तभी क्या होगा? संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन तभी सफल होगा। संप्रेषण के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने भावों, विचारों एवं संदेशों का आदान प्रदान करते। तो संप्रेषण किसे कहते हैं? अगर एग्जाम में आता है तो आप क्या लिखोगे? संप्रेषण के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने भावों, विचारों और संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर कुछ परिभाषाएं हैं। यहाँ पर देखिए, पहला है कीथ डेविस के अनुसार
संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। एडगर डेल के अनुसार संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। अब देखिए यहाँ पर न्यूमर और समर ने क्या कहा है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आदान प्रदान करने की कला ही क्या है, संप्रेषण है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों का, सूचनाओं का, तथ्यों का, मतों का अथवा भावनाओं का आदान प्रदान करना ही क्या है, संप्रेषण है। अब देखिए संप्रेषण में कौन कौन से तत्व आते हैं, ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि संप्रेषण के तत्व कितने हैं। संप्रेषण के घटक भी होते हैं, घटक अभी आप आगे इसी वीडियो में पढ़ने वाले हो। सबसे पहले हम संप्रेषण के तत्व जानेंगे कौन कौन से हैं। तो संप्रेषण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम समाज में रह करके ही इसको कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं समाज में, हम क्या करते हैं, यही तो करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान दूसरों के समक्ष करते हैं। दूसरा व्यक्ति भी हमें समझ करके वह जो हमारे बारे में समझ रहा वो हमें बताता है, हमारे विचारों के बारे में जो समझ रहा वो हमें बताता है। हम किसी के सामने अपना आइडिया रखते हैं या हमारा किसी व्यक्ति को लेकर के क्या दृष्टिकोण है दूसरे व्यक्ति के समक्ष रखते हैं, तो वह व्यक्ति भी उस व्यक्ति के बारे में अपने दृष्टिकोण को बताता है कि वह उस व्यक्ति के बारे में कैसा सोचता है। तो इस तरीके से संप्रेषण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दो मनुष्यों में मानवीय संबंध स्थापित एवं दृढ़ होते हैं। देखिए इसमें कौन कौन ऐसे तत्व हैं, प्रेषक यानी कि एक शिक्षक को यहाँ पर आप समझ सकते हो, शिक्षक को समझिए, नेता को समझिए, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है आप उसको समझ सकते हो। वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने का काम करते हैं, कम्युनिकेटर होते हैं, अपने भावों को रखने वाले होते हैं। अब अगर वो भावों को रख रहे हैं तो उसमें क्या छिपा होगा, कोई ना कोई संदेश छिपा होगा ना कोई मैसेज। अगर कोई नेता भाषण दे रहा तो कोई ना कोई संदेश ही तो दे रहा होगा। अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो कोई ना कोई संदेश होगा, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा, उसी के लिए तो वो पढ़ा रहा है। तो संदेश यानी कि मैसेज हो गया। फिर माध्यम क्या है, माध्यम क्या, किस माध्यम से वह अपनी बातों को पहुंचा रहा, भाषण का माध्यम है कि रेडियो के माध्यम से पहुंचा रहा है कि टेलीविजन के माध्यम से पहुंचा रहा, कोई ना कोई माध्यम। फिर ग्राही यानी कि प्रापक, अब जो भाषण वह दे रहा है, जो लेक्चर टीचर दे रहा है, उसको सुनने वाला कौन है, सुनने वाले आखिर में सामने बैठे होंगे तभी तो शिक्षक पढ़ाएगा, सुनने वाले बैठे होंगे तभी तो कोई व्यक्ति भाषण देगा, कोई नेता भाषण देगा। तो सुनने वाला हो गया ग्राही यानी कि अचीवर, इसको रिसीवर भी कहते हैं। फिर है प्रतिपुष्टि, बाद में सबसे लास्ट में क्या आता है, प्रतिपुष्टि आती है, यानी कि आपने अपनी बात को कहकर खत्म कर लिया। अब जो ग्राही है उसको जितनी बातें नहीं समझ में आए अब वो पूछेगा, और जो समझ में आई है उनको तो बताएगा, फीडबैक देगा अच्छा, और जो उसको समझ में नहीं आई है वो क्या करेगा, उनको फिर वह उनसे वापस प्रश्न पूछेगा, और फिर इस तरीके से प्रेषक के पास वो बात पहुंचेगी। और इस तरीके से ये प्रक्रिया इस तरीके से चलती रहेगी, कुछ इस तरीके से। पहले प्रेषक कम्युनिकेटर बोलेगा, कोई ना कोई संदेश देगा, ये संदेश किसी ना किसी माध्यम से पहुंचेगा ग्राही तक, और फिर ग्राही जब उसने समझ लिया, जो चीजें उसको समझ में आ गई हैं उसके बारे में भी प्रतिपुष्टि देगा, फीडबैक देगा, जो नहीं समझ में आया उसके बारे में भी फीडबैक देगा, और फिर ये प्रतिपुष्टि देने के बाद फिर ये प्रेषक के पास पहुंच जाएगा, यानी कि जो चीजें नहीं समझ में आई प्रतिपुष्टि में वो फिर प्रेषक समझाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी चेन है संप्रेषण के तत्वों की। पांचों के पांचों को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक एक के बारे में फिर से हम समझेंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको समझा ही दिया प्रेषक कौन है, कम्युनिकेटर कौन है। तो संप्रेषण प्रक्रिया का यह क्या है, एक प्रारंभिक बिंदु है जिससे विचारों तथा भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। प्रेषक को शिक्षण तथा विषय से संबंधित शिक्षण के उद्देश्यों की जानकारी भली भांति होनी चाहिए तथा अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वह पर्याप्त साधन एवं सुविधाएं शिक्षण के लिए जुटा सके। प्रेषक को अपना संदेश भली भांति प्रेषित करने के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो प्रेषक मतलब यहाँ पर आप शिक्षक ही समझिए, जो क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है हमको, और यहाँ पर आप ट्रेनिंग भी उसी के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप शिक्षक को ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो आसानी से आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी। तो प्रेषक यानी कि कम्युनिकेटर, तो यह इसको जब यह कक्षा में जाते हैं अपनी बातों को रखने के लिए, अपने चैप्टर को पढ़ाने के लिए, जो चैप्टर उनको मिला है पढ़ाने के लिए या जो विषय वो पढ़ा रहे हैं, तो उसको पढ़ाने से पहले यानी कि अपने भावों को रखने से पहले, कम्युनिकेट करने से पहले उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है कक्षा में। पहला है बालकों का बौद्धिक स्तर, जो भी चैप्टर वो पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी लेसन उन्होंने सोचा कि ये आज हम पढ़ाएंगे बच्चों को, तो उनको सबसे पहले ये देखना है कि ये बालकों के बौद्धिक स्तर का है या नहीं है। 12 साल के बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हो और पता चल रहा है ये 14 साल के बच्चों को पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, तो इस तरीके से 2 साल का यहाँ पर गैप हुआ ना। तो ये बच्चों के बौद्धिक स्तर का, जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हो, जो भी लेसन पढ़ा रहे हो, आप इस बात का आपको ख्याल रखना है कि बच्चों के बौद्धिक स्तर के अनुसार ही होना चाहिए। फिर है उद्देश्यों की जानकारी, जिस चैप्टर को आप पढ़ा रहे हो उसको पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, यह भी पहले से क्लियर होना चाहिए, तभी आप बच्चों को समझा पाओगे।
फिर है स्वयं का व्यक्तित्व। स्वयं का आपका अपना व्यक्तित्व भी बच्चों को बहुत प्रभावित करता है, तो स्वयं का व्यक्तित्व भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। कक्ष का वातावरण बहुत अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि अगर कक्षा का वातावरण पढ़ाई वाला नहीं होगा तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप वहां पर आपके लिए पढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। तो कक्ष का वातावरण भी थोड़ा शांत माहौल में होना चाहिए, बहुत शोरगुल नहीं होना चाहिए, और बच्चे भी मन लगा करके पढ़े ये होना चाहिए, कक्षा में अनुशासन भी होना चाहिए। फिर है बालक का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य, ये यहीं पर आ गया, बौद्धिक स्तर पर ही ये फिर घूम के आ गया। तो बच्चों का जो मानसिक स्तर, शारीरिक स्वास्थ्य है, ये दोनों सही होना बहुत जरूरी है, तभी बच्चे समझ पाएंगे जो आप पढ़ा रहे हैं। फिर पाठ योजना का निर्माण, और शिक्षक को लेसन प्लान बना करके ही क्लास में जाना होता है, आपको पता ही है। तो इस तरीके से ये सब बातें पहले ध्यान रखनी होगी प्रेक्षक को कक्षा में जाने से पहले। जैसे कोई नेता होता है तो भाषण उसको देना है, तो भाषण की तैयारी क्या करता है, अपने स्पीच की तैयारी वो पहले से प्रिपेयर करता है। वैसे ही जो शिक्षक होता है उसको भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना होता है कि बच्चों को क्या क्या जानकारी इसमें हमें देनी है। अब इसके बाद मैसेज, यानी कि कौन संदेश क्या है जो आप बच्चों को पहुंचाना चाहते हो, चैप्टर क्या है जो आप पढ़ाना चाहते हो। तो शैक्षिक भाषा में संदेश से आशय पाठ्य वस्तु से है, करिकुलम से है। प्रेषक ग्राही को कुछ भी सिखाने के लिए अपने अनुभव व ज्ञान का प्रयोग करता है। आप शिक्षक कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए जीवों की दुनिया पढ़ा रहे, जीवों के बारे में अच्छे से उनको जानकारी होनी चाहिए, उनको अनुभव होना चाहिए। तो ये सब चीजें, यही सब चीजें क्या करेंगे, वो क्लास में बच्चों को अच्छे से समझा पाएंगे। फिर है माध्यम, यानी कि मीडिया, किस माध्यम से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से, ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, कि कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, कि रेडियो के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये सारी चीजें भी मायने रखती हैं, किस माध्यम से आप पढ़ा रहे हो, या आप सीधे बोल करके ही बच्चों को पढ़ा रहे हो। आपका माध्यम क्या है, आप भाषण के माध्यम से किस तरीके से आप पढ़ा रहे हो, या कौन सी विधि का प्रयोग करके आप पढ़ा रहे हो, शिक्षण विधि कौन सी है, किसके प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे हो, या फिर आगमन विधि, निगमन विधि, किस विधि का प्रयोग करके आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये भी बहुत जरूरी है। माध्यम क्या है आपका, रेडियो है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर है कि टेलीफोन है कि कंप्यूटर है, ये सारी बातें भी मायने रखती हैं, या टेलीविजन है क्या है। फिर इसके बाद देखिए, अब हम ग्राही पर आते हैं। ग्राही मतलब स्टूडेंट या जो भाषण सुनने वाले व्यक्ति हैं उनको आप समझ सकते हो। ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, जो बोलने वाला है जब वो बोल रहा है तो उसको सुनने वाला क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है ना। तो अचीवर, तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक उसमें प्राप्त करता ना। अब कोई नेता भाषण देने आए हैं, सुनने वाली पब्लिक कोई है ही नहीं, तो वो कहाँ भाषण कैसे देंगे। ऐसे ही अगर क्लासरूम में टीचर जा रहे हैं पढ़ाने, अगर कक्षा में बच्चे ही नहीं तो पढ़ाएंगे किसको। तो अगर वो बोल रहे हैं तो सुनने वाला भी तो चाहिए, अगर टीचर पढ़ा रहा है तो पढ़ने वाले बच्चे भी तो चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बहुत मायने रखता है कि जो ग्राही है उसका उपस्थित होना बहुत जरूरी है जब संप्रेषण की प्रक्रिया चल रही है। तो प्रेषित भावों को जिस व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे हम प्राप्तकर्ता कहते हैं, अचीवर कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। अब इसके बाद आता है प्रतिपुष्टि। अब जब ग्राही ने पूरा भाषण सुन लिया, पूरा चैप्टर समझ लिया, तो अब क्या करेगा, वो अपनी अपनी बातों को रखेगा कि उसने क्या क्या चीजें समझी, क्या क्या उसको नहीं समझ में आई, ये सारी बातें वो क्या करेगा, बताएगा। जिस प्रकार अधिगम की प्रक्रिया में सीखने वाले व्यक्ति को सीखने की ओर अभिप्रेरित करने के लिए बीच बीच में पुनर्बलन अथवा पृष्ठपोषण दिया जाता है, उसी प्रकार संप्रेषण की प्रक्रिया में प्रापक को समय समय पर प्रतिपुष्टि देना आवश्यक होता है। जैसे कि कक्षा में मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया है कि किसी बच्चे को टीचर ने बुलाया और सवाल लगाने के लिए, उसने सवाल लगा के दिखा दिया, तो टीचर उस बच्चे को कहेगा शाबाश बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, तो उसने क्या किया, बच्चे को पुनर्बलन दिया। वैसे ही जब शिक्षक पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते अगर उन्होंने कक्षा में किसी बच्चे को खड़ा करके क्वेश्चन पूछा और उस बच्चे ने उसका क्वेश्चन का सही आंसर दिया क्योंकि टीचर की बातों को ध्यान से सुन रहा था, तो इस तरीके से बच्चे को तो इस तरीके से टीचर ने जो संप्रेषण की प्रक्रिया शुरू की वह पूरी मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाया वो बच्चों को समझ में भी आया। इस तरीके से बच्चों का फीडबैक अच्छा रहा। तो आप लोगों को ये पूरी प्रक्रिया संप्रेषण के तत्व समझ में आ गए होंगे, पांचों के पांचों जो मैंने आपको बताया। प्रेषक यानी कि जिसने भाषण को शुरू किया, जिसने भाषण देना शुरू किया। संदेश यानी कि संदेश का माध्यम वह पाठ्यक्रम है कि वह पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, संदेश क्या देना चाह रहे हैं। माध्यम कौन सा है, किस माध्यम से वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। फिर ग्राही जो सुनने वाले व्यक्ति हैं। प्रतिपुष्टि, सुनने के बाद फिर व्यक्ति क्या करेंगे, जो सुन रहे हैं वो अपना अपना फीडबैक देंगे, उन्हें जो भी समझ में आया वो बताएंगे। इसके बाद आता है संप्रेषण के घटक। संप्रेषण के घटक कौन कौन से हैं ये पूछता है एग्जाम में। तो संप्रेषण के 3 घटक है, संप्रेषक, संदेश और ग्राही। तो संप्रेषक यानी कि टीचर, संदेश यानी कि पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम चैप्टर, और ग्राही यानी कि ग्रहण करने वाले स्टूडेंट। संप्रेषण के जब भी घटक पूछेगा, घटक कितने हैं,
तो आप ये 3 घटक याद रखना, संप्रेषक, संदेश, ग्राही। संप्रेषक कौन? टीचर, संदेश मैसेज यानी कि पाठ्यक्रम, और ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला। घटक पूछेगा तो 3 और तत्व पूछेगा तो 5। बस यही सारी चीजें आज आपको यहाँ पर सीखनी थी संप्रेषण में, और ये सारी चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखी होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर मैं आपको मेहनत से पढ़ा रही हूँ तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर किया करें। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर के आऊंगी, और अगर आप लोग वीडियोस को देखोगे तो रेगुलर आपको वीडियोस भी मिलेंगी, और आपको और भी बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी हम देंगे। लेकिन आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर किया करिए, और शेयर करने के बाद अपने कॉलेज के ग्रुप में आप लोग एक बार कमेंट कर दिया करें कि हमने शेयर किया, ताकि आपको थैंक यू बोलने का मौका मिले। दोस्तों प्लीज आप लोग शेयर किया करें, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बगल में आपको घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए, और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों आप लोग अपने ऐसे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा, आपके लिए वीडियोस ऐसे ही लेकर के हम आते रहेंगे, और ऐसे ही आपको पढ़ाते रहेंगे। और आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट पेपर भी मैं पढ़ा रही हूँ, उसको भी आप देखते रहिए। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए, जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए।